कैलकुलेट द क्वेश्चन है, आई सब लोग बेटा बेटा बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, विश्व अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 0 to 100। कितनी हीट लगेगी, मतलब हमें क्या निकालना है, Q। 2 मोल गैस के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के कितना करना है, 100 डिग्री सेल्सियस। सही है, तो 0 से 100 करने के लिए राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, और Cp की वैल्यू दे रखी है 2.5 R बेटा। और ये जो हीट निकालनी है वाजपेयी जी, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालनी है, मतलब Cv काम करेगा। अब देखो सब लोग बोर्ड पे देखो बेटा, मैंने कल आप लोग को बताया होगा कि del U इज इक्वल टू होता है म्यू Cv डेल्टा टी की Cp डेल्टा टी, Cp डेल्टा टी की Cv डेल्टा टी, Cv पक्का। और ये अपना Q किसके बराबर होता है, म्यू Cp डेल्टा टी। ठीक है, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, लेकिन कब करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट होती है वो किसके बराबर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब यहाँ पे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे काम नहीं करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करना है। तो del U इज इक्वल टू म्यू, तो 2 है, डेल्टा टी कितना है 100, क्या नहीं पता है Cv, और क्या पता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या लगाओगे, ये बड़ा वाला C है, तो Cp की जगह 2.5 R माइनस Cv इक्वल टू R, तो यहाँ से Cv की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 R। इसको उठा के इसमें रख दो, तो del U इक्वल्स टू 2 moles, Cv की वैल्यू 1.5 R और राइज इन टेम्परेचर कितना है 100, तो del U आ जाएगा 300 R और R की वैल्यू 8.314, जिससे आंसर जूल में आ जाएगा। यहाँ से del U, तो भले हीट एनर्जी बोला था, लेकिन हीट एनर्जी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है, लिखा है ना क्वेश्चन में, नो वर्क डन, तो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालनी है तो वो del U है, Q नहीं, del U निकालना है हमको। कांस्टेंट प्रेशर पे Q होती म्यू Cp डेल्टा टी। कर लीजिए, देखो बेटा टॉपिक क्या दो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमने 2 लॉ आपको बताए होंगे, एक बताया होगा जीरोथ लॉ, एक बताया होगा फर्स्ट लॉ। सही है, देखो ना ध्यान, जीरोथ लॉ में बताया होगा कि अगर सिस्टम A सिस्टम B के साथ इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम A सिस्टम C के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो B और C आपस में भी क्या होंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया मैंने कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया फर्स्ट लॉ। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फर्स्ट लॉ में कुछ कमी रही होगी। तो सेकेंड लॉ समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या कमियां थी, है ना। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक हो गया, इसके अंदर लिखिए आप लोग लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा विश्वास कि फर्स्ट लॉ में कमियां क्या क्या थी, दैट इज लिमिटेशन। टॉपिक लिखो, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, क्या लिमिटेशंस, ठीक है। देखिए फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन क्या लिखेंगे आप लोग, देखो फर्स्ट लॉ ये तो बताता है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है,
क्या हुआ? अच्छा तुम यार आ गए, हमको लगा था एकदम अभी भी तो गए तुम। कितने बजे गए थे? कुछ खाए पिए हो, दवा लिए हो? चलो भाई, मम्मी कॉल आया था, भाई साहब सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। देखो ये होता है डेडिकेशन। सुबह से आया है 11 बजे लड़का, 5 बजे तक पढ़ा है, केवल 15 मिनट खाया है फल, उसके बाद 1 घंटा घर गया फिर आ गया है और पढ़ा है। ऐसा नहीं टाइम पास किया है, पढ़ा है। थोड़ा पीछे है लेकिन आगे आ जाएगा आप लोगों से अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो। डेडिकेशन है। देखिए तब से 11 बजे से लगातार 5 बजे तक पढ़ा है। देखो उधर सब लोग, तो फर्स्ट लॉ की कमियां क्या थी मैंने बताया। देखो फर्स्ट लॉ ये तो बताता है कि हीट किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में, ठीक है। लेकिन एक हीट वर्क में किस कंडीशन में कन्वर्ट हो रही है ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता। भाई कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस्ट होना ही होना है, नहीं समझे मेरी बात? तो फर्स्ट लॉ ने कह दिया कि हीट किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क में। पिस्टन रखा है, हमने गर्म कर दिया, तो पिस्टन के अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वर्क, जिससे वो कहाँ जाएगा? ऊपर, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ये सब पढ़ा है हम लोगों ने। कहने का मतलब है कि फर्स्ट लॉ केवल ये बताता है कि हीट और वर्क में रिलेशन है, लेकिन किस कंडीशन में हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, कितनी हीट का लॉस होगा नहीं होगा, ये सब फर्स्ट लॉ नहीं बताता। देखो द फर्स्ट लॉ सिंपली स्टेट्स इक्विवेलेंस ऑफ, फर्स्ट लॉ simply states equivalence of work and heat, equivalence of work and heat, ठीक है, ठीक है। but does not mention the conditions under, but does not mention the conditions under which, does not mention the conditions under which heat is converted into work। किस कंडीशन में हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, समझ गए? सेकेंड बोले, दिस लॉ डज नॉट इंडिकेट, फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, दिस लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फर्स्ट लॉ हीट के डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं समझे? जैसे आपने गर्म भगोना छू लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या लगेगी? गर्मी। तो हमें पता है ना भैया कि भगोना छूने से जो गर्मी है वो भगोने से हमारे हाथ पे आएगी, तो हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होती है? हॉट बॉडी से। लेकिन ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता, ठीक है, ये तो हमें पता है, बचपन से जानते हैं हम ये चीज, है ना। तो फिर दूसरा तीसरा देखो, does not provide any information regarding nature of source of heat, does not provide, फर्स्ट लॉ के बारे में, does not provide any information about, does not provide any information about direction of, नहीं क्या, nature of source of heat, does not provide any information about nature of source of heat। समझे? मतलब whether it is hot body or cold body, देखो that is whether it is hot body or cold body, that is whether it is hot body or cold body। भाई हीट तो हॉट बॉडी ही देती कि कोल्ड बॉडी भी देती है हीट? हाँ, हीट ले लेती है, डिपेंड करता है। देखिए समझाते हैं सब लोग, बेटा देखो बोर्ड पे, रिहान देखो, हमको रिहान ये बताओ कि हीट जो है सबको पता है कि हॉट बॉडी से कहाँ ट्रांसफर होती है? कोल्ड बॉडी में। क्या कोल्ड बॉडी से भी हीट निकल सकती है यार? निकल सकती है, अगर ज्यादा कोल्ड बॉडी है,
तो हीट ज्यादा कोल्ड बॉडी से, सॉरी कम कोल्ड बॉडी से ज्यादा कोल्ड बॉडी में जाएगी। तो हीट क्या है? हीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन है ना। कहां से कहां जाएगी वो बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये गर्म है, ये ठंडा है, तो गर्म से ठंडा गई हीट। ये गर्म है, ये ठंडा है, तो गर्म से ठंडा गई हीट। नहीं समझ पाए मेरी बात? फ्रीज है, फ्रीज, फ्रीज भी तो अंदर से ठंडी और पीछे से जो है गर्मी रिलीज करती है। तो ठंडी चीज भी हीट रेडिएट करती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो रेफ्रिजरेटर है कि जो भी है। तो ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता, ये सब कौन बताएगा? सेकेंड लॉ। तो लिखो सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ, इसका पहला टॉपिक सेकेंड लॉ। कई स्टेटमेंट्स हैं जिनमें एक स्टेटमेंट है, पहला लिखिए, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट। केल्विन और प्लैंक दोनों साइंटिस्ट नाम सुने हैं आपने? ठीक है, सुनो। केल्विन प्लैंक भैया ने मिलकर कहा कि देखो, सबको पता है रिहान भैया कि हीट वर्क में कन्वर्ट होती है। सुनिएगा बेटा, हीट किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में। साक्षी सुन रही ना? लेकिन केल्विन प्लैंक ने कह दिया कि पूरी की पूरी हीट गर्म बॉडी से निकाल के पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर देना प्रैक्टिकली पॉसिबल। थोड़ी बहुत हीट एनर्जी का लॉस होगा। नहीं समझ पाए? लिखो, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, टू कन्वर्ट, it is impossible to convert, it is impossible to convert all the heat extracted from a hot body, it is impossible to convert all the heat extracted from a hot body into work, all the heat extracted from hot body into work। पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होना ही है। सही है। दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। क्लॉसियस भैया ने क्या स्टेटमेंट दिया? देखो, क्लॉसियस स्टेटमेंट, SSIUS, SSIUS, क्लॉसियस। डबल एस, सिंगल एस कर दीजिए, ठीक है। सिंगल एस है, पूरा काट कोई बात नहीं। एस काट के 3 तक अभी आप तो हम 3 बार लिख के काट चुके हैं। कोई बात नहीं। लिखो भाई सब लोग, एक क्लॉसियस भैया क्या कहते हैं? लिखो, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू hot body without the expenditure of work, without the expenditure of work, without the expenditure of work by an external agent, without the expenditure of work by an external agent, agent सोर्स कह लो, एजेंट कह लो, है ना। अब नजरें बोर्ड पर रखो 1 मिनट के लिए। देखो बेटा, हम ये जानते हैं कि हिमांक अगर गर्म भगोने को छुएंगे तो हीट जो है गर्म बॉडी से कहाँ चली जाएगी? हिमांक पे जाएगी, ठंडी बॉडी में जाएगी। तो हीट गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी अपने आप जाएगी, सही है। लेकिन अगर हिमांक की बॉडी से हीट निकाल के अगर भगोने में भेजनी है तो अपने आप नहीं जाएगी, बाहर से क्या करना पड़ेगा?
वर्क करना पड़ेगा। बाहर से करना पड़ेगा, हीट ट्रांसफर करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। नहीं समझे भाई? अपने आप नहीं होगा ना ये चीज। तो भाई हम क्या, अब हिमांग की बॉडी ठंडी है फिलहाल, अब तेज धनाधन मारा और बॉडी क्या हो गई, गर्म। और ये इतनी गर्म हो गई कि जो है हॉट बॉडी से भी गर्म हो गई, तो इनकी बॉडी से गर्मी निकल के कहाँ जाएगी, होने को जाएगी। तो क्या करना पड़ा हिमांग, एक्सटर्नल वर्क। नहीं समझे? भाई अगर ठंडे पानी को और ठंडा बनाना है तो रखे रखे थोड़ी हो जाएगा, फ्रीज में लगाना पड़ेगा। वो क्या, ठीक है, अपने आप नहीं होगा। तब भी तो एक्सटर्नल एजेंट डाला। बर्फ डाल दो, इनको बात पता है। लिखो अगला, हाँ सही बात है। अच्छा बहुत बढ़िया टॉपिक डालिए, ये आ गया ना समझ में? हाँ जल्दी से कंप्लीट कर लोगे तो फिर थर्मोडायनेमिक्स एक साथ सारे क्वेश्चन कराएंगे एक तरफ से। लिखिए बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस रिवर्स। अब देखो इसकी डेफिनेशन हम नहीं लिखवाएंगे, ये घर से खुद से लिख के आइएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, जो जैसा चला था उसी पाथ से क्या आ जाए, वापस आ जाए, एग्जैक्टली वैसे ही वापस आ जाए, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम लिखवा नहीं रहे डेफिनेशन, है ना। 3 लाइन छोड़ दीजिए, घर से लिख लीजिएगा, किताब में लिखी हुई है, ठीक है। आप लोग लिखिए कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी, मेन चीज कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी। कोई प्रोसेस कब रिवर्सिबल होएगा, दैट इज कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी। देखो मान लो कि भाई एक आदमी जो है, इस दरवाजा खुला हुआ था, है ना बिहार, ये आदमी यहां से यहां गया, दरवाजा क्या हो गया, अब ये वापस नहीं जा पा रहा है। तो रिवर्स होने के लिए दरवाजा खुला होना जरूरी है, मतलब वापस लौटने के लिए डिसिपेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शनल फोर्स वापस पीछे होनी नहीं चाहिए, वरना वो वापस नहीं आ पाएगा। वैसे ही वापस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, डिसिपेटिव फोर्सेस, डिसिपेटिव फोर्सेस, dissipative forces such as friction, viscosity, dissipative forces such as friction, viscosity, resistance, ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टेराइसिस, अभी अभी आप नहीं जानते हो ये चीज, मैग्नेटिक हिस्टेराइसिस, हिस्टेरिसिस, हिस्टेराइसिस जो कहना है, ठीक है। मस्ट बी कंप्लीटली एब्सेंट, मस्ट बी कंप्लीटली, ये सब नहीं होना चाहिए, तभी प्रोसेस रिवर्स होगा, अन्यथा रुक जाएगा रास्ते में, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, the process should take place infinitesimally slowly. The process must take place, it should take place. Second point is the process should take place infinitesimally slowly, बहुत धीमे, नहीं समझे, infinitesimally slowly। अगर कोई बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है तो वो रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब सारे, अगर किसी प्रोसेस को रिवर्स होना है तो वो स्लोली हो रहा हो। नहीं समझे मेरी बात? जैसे एग्जांपल दे सकते हो,
एग्जांपल दे सकते सर हो? जैसे वो अरे वो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। फॉर्मेशन जो उसका होता है फॉसिल फ्यूल्स, करेक्ट है, एकदम सही कहा मैडम जी ने। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो खत्म तो तुरंत हो गए, फटाक से हो गए, जल गए, लेकिन अब अगर उनको रिवर्स होना है तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे फिर से धरती पे वैसे ही आने के लिए। तो रिवर्स होने के लिए प्रोसेस बहुत क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। समझ गए? दूसरा टॉपिक डालो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो खट से हो जाते हैं और फिर वापस नहीं आ पाते। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, अब इसकी भी डेफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे हैं। वो प्रोसेस जो रिवर्स ना हो सके, वो प्रोसेस जो रिवर्स ना हो सके, ठीक है? जैसे जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, करेक्ट है। देखो एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग गई तो लग गई, है ना? और क्या दे सकते हो एग्जांपल? नमक को पानी में डाल दो, खत्म खेला, है ना? नमक को पानी में डाल दो, इरिवर्सिबल। अरे वो तो करना चाहो तो एक्सटर्नल एजेंट तो कर ही लेगा, एक्सटर्नल एजेंट के बिना वो चीज नहीं हो पाएगी। अब जंग लग गई, अब तुम घिसो बैठ के तो बात अलग है ना? लेकिन जंग लग गई तो लग गई, है ना? अगला टॉपिक करिए। बोले, लिखो बेटा हीट इंजन, टॉपिक डालो हीट इंजन। आओ देखो बेटा, क्या बोला हमने? हीट इंजन टॉपिक है भैया। हर वो डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। गदर पिक्चर देखियो पहली वाली, नहीं देखियो? उसमें वो ऐसे ऐसे करके कोयला ऐसे उठाते थे और इंजन के उसमें ऐसे डाल देते थे। जब अमरीश पुरी ने गोली मार दी थी उसको, शोले में भी है, सही बात है, शोले में देखे होंगे। कहने का मतलब है गर्मी से क्या प्रोड्यूस होती है, मतलब गर्मी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वर्क होता है। अरे आप लोग भगोना गर्म करो और उसके ऊपर भाई मोमोज रख दो, और बहुत गर्म करने पे जिस प्लेट पे वो मोमो रखा होगा वो एक समय बाद मोमो दीवारों पे चिपका होगा ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगी? हीट किस में कन्वर्ट हो गई, है ना? तो इंजन लिखो, एनी साइक्लिक डिवाइस, एनी साइक्लिक डिवाइस by which, any cyclic device by which heat is converted into mechanical work. Heat is converted into mechanical देखिए आवाज कितनी बुलंद है, माइक के बिना ही। हाँ भैया समझ गए? आओ बेटा सब लोग इधर देखो बोर्ड पे, इधर एक सिंपल डायग्राम है हीट इंजन का, बेसिक चीज है। सुनना, ये सोर्स जहां से हीट आ रही है, इसका टेम्परेचर कितना है? T1, और यहां से Q1 हीट आ रही है, सही है? इस Q1 हीट से हिमांग बाबू ये हीट दी गई, ये वो वेसल है जिसके साथ पिस्टन जुड़ा हुआ है। इसको गर्मी मिलेगी तो इसके अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स या जो भी चीज इसके अंदर है, हीट एनर्जी पाने की वजह से क्या करेगा? वर्क। क्या करेगा? अब वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करेगा? वर्क करेगा। बात समझ आ रही है? अब Q1 का देखो, फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में। तो फर्स्ट लॉ कहता था कि हीट एनर्जी पहले से ही थी कुछ मॉलिक्यूल्स में, जिसको क्या कहते थे? उनकी इंटरनल एनर्जी।
फिर हम लोगों ने उसको Q एनर्जी दी थी, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई थी U2, लेकिन इस एनर्जी से उसने कुछ क्या कर लिया था जिससे एनर्जी हो गई थी U2, तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या बन गया था Q माइनस W। ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो भी हीट दी जाएगी वो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी का क्या हो जाएगा लॉस। तो ये Q2 हीट सिंक में चली जाएगी और सिंक का टेम्परेचर क्या है T2। मतलब ये कोल्ड, ये हॉट बॉडी है जहां से एनर्जी आ रही है, इसका टेम्परेचर T1 है। ये सिंक है, ये कोल्ड बॉडी है, यहाँ बची हुई हीट क्या कर रही है जा रही है। नहीं समझ पाए? तो चड्डा बताओ कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई? चड्डा बताएंगे कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई? एमपी डेल्टा टी नहीं भैया, Q1 माइनस Q2। अरे चड्डा Q1 भी Q2 निकल गई तो बची कितनी? Q1 माइनस Q2 ही तो चड्डा वर्क में कन्वर्ट हुई होगी। नहीं समझे? तो मैं एमसी डेल्टा टी का है बोले, वही दिमाग में था, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो W इक्वल टू क्या हो गया Q1 माइनस Q2। अब हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं? चलो देखो जरा, इन दोनों में से Q1 कॉमन ले लो, है ना? तो यहाँ क्या बचेगा और यहाँ क्या आएगा? Q2 बाई Q1 आ जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया Q1 इंटू 1 माइनस Q2 बाई Q1, वर्क डन अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई, देखो Q1 क्या है हीट सप्लाइड बाय द सोर्स और W क्या है वर्क डन बाय द मशीन या इंजन। तो हीट सप्लाइड के हिसाब से कितना वर्क हुआ, ये इस इंजन की क्या है एफिशिएंसी। What is efficiency of heat engine? It is the ratio of work done with respect to heat energy supplied to the machine, sorry, engine। नहीं समझ में आया? ये एक तो ईटा का फॉर्मूला W बाई Q1 हो गया और एक ईटा का फॉर्मूला 1 माइनस Q2 बाई Q1 और ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। ये पूरा समझ आ गया तुमको? इसके बाद आप लोग टॉपिक डालिए, बोले कार्नोट्स हीट इंजन, CARNOT, कार्नोट्स हीट इंजन, है ना बेटा? ये कार्नोट्स हीट इंजन सिंपल सा इंजन ही है, समझ लीजिए। ये रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। सुनिएगा, कार्नोट का हीट इंजन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, समझते हो ना? मतलब वो प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है सेम, वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो जहां से भी चलेगा घूम फिर के कहाँ आएगा, वहीं वापस आएगा, वो साइक्लिक प्रोसेस था। ठीक है, तो अगर एक कार्नोट के इंजन की बात करें तो सोर्स को जितनी हीट एनर्जी दी उससे कुछ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट ऑफ क्या हुआ वर्क, बची हुई हीट कहाँ चली गई सिंक के पास। अब जो बची हुई हीट सिंक के पास है वो फिर सोर्स के पास भेजेंगे बाय सम मेथड और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा, तो लगभग एनर्जी क्या आएगी, मतलब एफिशिएंसी लगभग 100% आएगी। ऐसा कोई इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एनर्जी का लॉस तो होना ही होना है। लेकिन कार्नोट का हीट इंजन जो है सबसे एफिशिएंट इंजन के पास होगा, मतलब इसकी एफिशिएंसी बाकी सभी इंजन की एफिशिएंसी से क्या होगी, ज्यादा होगी। नियरेस्ट टू आइडियल इंजन इज कार्नोट हीट इंजन। नहीं समझ पाए मेरी बात? तो कार्नोट का हीट इंजन समझने के लिए देखिए आप लोगों को ये आज ही करा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिर रह ना जाए। नहीं मैथ्स पढ़ाएंगे। कितना टाइम हो रहा है? टाइम है बहुत। अब देखो बेटा इधर, ये सब इंसुलेशंस है, इंसुलेट किया गया है। ये वजन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया, सही है, और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज इसको वर्किंग सब्सटेंस कहेंगे।
वर्किंग सब्सटेंस गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सुनिए सब लोग, आप लोगों ने कैस्ट्रॉल की एड में देखा होगा, तेल कैस्ट्रॉल में वो इंजन में तेल डालते ही जो है पिस्टन्स ऐसे ऐसे करने लगते हैं, देखे हो? कुछ पिस्टन्स नीचे आते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं और कुछ ऐसे 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 करते हैं, नहीं देखे हो? हाँ, वैसा ही है समझो ये है। ये इंसुलेटेड, ठीक है, ये हो गई हॉट बॉडी बेटा, हॉट बॉडी या कह लो सोर्स जिसका टेम्परेचर क्या होगा T1। इधर है कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 जिसे क्या कहेंगे हम सिंक। कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब बीच में एक हीट इंसुलेटिंग स्टैंड लगा रखा है, एक हीट इंसुलेटिंग स्टैंड, ये चारों तरफ से बंद है, हीट इंसुलेटिंग स्टैंड, हीट इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, अब देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझोगे तो आ जाएगा। लिखो नहीं, बनाओ नहीं, समझ लो आराम से पहले, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये सब इरेज होगा, ये बहुत नाटक होने वाला है इसमें। एक अब हम यहाँ पे नीचे एक ग्राफ भी बनाएंगे प्रेशर वॉल्यूम का साथ साथ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा वर्किंग सब्सटेंस है, ये पूरा पिस्टन, ये पहले चाबी शुरू करते ही पहले इसके ऊपर आएगा, समझ गए? ये एक्शन शुरू होगी। जब ये इसके ऊपर रखा जाएगा तो वर्किंग सब्सटेंस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, वजन। वजन हटा देंगे हम, वजन हटा देंगे तब इसको यहाँ रखेंगे, सही है। वजन क्यों हटाएंगे? अलाउ टू एक्सपैंड, सीपी बताया था मैंने, वजन रखने से सीवी। ठीक है, तो ये जब इसके ऊपर रखेंगे तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, नहीं इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो गर्मी यानी कि हीट, Q1 हीट जो है सोर्स से कहाँ जाएगी, वर्किंग सब्सटेंस के पास। टेक्निकली जैसे अभी तक हम लोग गर्म कर रहे थे इसको, तो भी ये काम कर रहे थे, ऊपर की तरफ क्या लगाते थे, प्रेशर, जिससे इनका वॉल्यूम क्या कर जाता था, एक्सपेंड कर जाता था। उसी तरीके से जब इसको इसके ऊपर रखेंगे और वेट्स हटा देंगे तो इसकी गर्मी जब इसमें जाएगी तो इन मॉलिक्यूल्स की, इन गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले इंटरनल एनर्जी क्या थी उनकी, U1, और उसको हमने क्या दी, हीट एनर्जी Q1, जिससे उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई। अब इनके अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये आतुर है क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो भैया ये अब प्रेशर लगाएंगे ऊपर, प्रेशर लगाने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और क्या करेगा, वर्क, जिससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपना काम कर जाएगा। ठीक है, तो अब पहले जब इसको उठा के इसमें रखा गया तो हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या बोला हमने, सुना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन? ये हीट तब तक इसमें ट्रांसफर होगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। थर्मोडायनेमिक्स यही तो कहता है कि तब तक चाय जो है ठंडी होती रहेगी जब तक वो ठंडी ना हो जाए, नहीं समझे, हीट ट्रांसफर होती रहेगी। तो जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता तब तक हीट ट्रांसफर होगी और तब तक ये पिस्टन क्या करेगा, एक्सपैंड, और उसको कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। समझ आया बेटा? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये देखिए, ये ए से लेके कहां तक, बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब इन दोनों जगहों का टेम्परेचर लगभग कितना है, T1। सुन रहे हो ना ईमान भैया, ध्यान भैया, ठीक है। इस जगह का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम कितना था, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1। इस जगह का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया और वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया, तो ये कहलाएगा
आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आगे समझ में? अब इसको उठा के यहां से उठा के इसके ऊपर रखेंगे, हीट इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखेंगे। लेकिन अभी भी इनके अंदर इंटरनल एनर्जी है, जिससे थोड़ा बहुत ये अपनी ही एनर्जी की वजह से क्या कर रहे होंगे, वर्क, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होएगा, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन। तो अब यहां से जो एक्सपेंशन होगा, ये वाला एक्सपेंशन, ये बी से कहां तक, सी तक जो एक्सपेंशन होगा, यहां प्रेशर P3 वॉल्यूम V3 हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपेंशन क्यों हुआ इसके ऊपर रखने पे? देखो यहां की हीट, इसको जब यहां रखोगे तो ये हीट इंसुलेटिंग है, मतलब यहां की हीट अब बाहर नहीं जा सकती है कि नहीं है? यहां की हीट बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इसने ढक दिया इसको। इसीलिए इनके पास जो भी हीट एनर्जी अपनी बची हुई है, उस हीट एनर्जी से वो क्या करेंगे, वर्क, और वर्क करने से होगा एक्सपेंशन, और वर्क करेंगे अपनी ही एनर्जी की वजह से, तो उनका टेम्परेचर कम होने लगेगा। अपनी ही गर्मी की वजह से अगर वर्क करेंगे तो उनका तापमान क्या होने लगेगा, तो तापमान घट के T1 से क्या हो गया, T2। अब की टेम्परेचर चेंज आया, लेकिन हीट बाहर नहीं निकली। टेम्परेचर में तो चेंज आया क्योंकि अपनी ही गर्मी की वजह से वर्क कर रहे थे, लेकिन हीट बाहर क्यों नहीं बाहर निकली, क्योंकि हीट इंसुलेटिंग स्टैंड लगा रखा है। इसका मतलब ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, फिर भी वर्क हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं पल्ले पड़ा। अब इस पिस्टन को उठा के इसके ऊपर रखा जाएगा। जब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू इससे, गर्मी थोड़ी बहुत तो है ही इसमें, भले वर्क कर चुका है। तो जब इसको इसके ऊपर रखोगे तो इसका टेम्परेचर कम होने की वजह से हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, इससे इसमें ट्रांसफर होगी, बची हुई हीट जिससे वर्क नहीं हो रहा है। तो हीट जब इससे इसमें ट्रांसफर होगी तो हीट के ट्रांसफर होने से अब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगी। मतलब अब यहाँ पे आप चाहो तो क्या लगा सकते हो, वेट लगा दो, तो अब धीमे धीमे क्या होगा, कंप्रेशन, हीट इससे इसमें जाएगी और क्या होगा, कंप्रेशन। और कब तक हीट इसमें जाएगी, जब तक इसका टेम्परेचर किसके बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे होगा कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो वॉल्यूम घट रहा है, पहले वॉल्यूम बढ़ा था, अब वॉल्यूम क्या होगा, घट रहा है। वॉल्यूम घट गया और हम कहाँ पहुंच गए, टी स्टेट में। और यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम घट गया, V4 हो गया, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, P4 हो गया, P4 V4 नहीं समझ में आया। अब इसको उठा के वापस यहाँ रख देंगे और जो कंप्रेशन हो रहा था वो थोड़ी देर और हो जाएगा, जिससे हम वहीं पे वापस आ जाएंगे। एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक, क्योंकि हीट तो एक्सचेंज हो नहीं सकती, बस वो मॉलिक्यूल्स रिलैक्स कर रहे होंगे। कंप्रेशन, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना तुम लोग है, बोलो समझ आया कि नहीं आया। पहले यहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर यहाँ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहाँ एडियाबेटिक कंप्रेशन। नहीं पल्ले पड़ा। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, जहां से चला वहीं वापस आ गया। और अगर हम लोग अनम इतनी जगह का एरिया निकाल दें तो इस पूरे में किए गए वर्क की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया? हाँ ये सब बनाना है। हाँ तो ये पूरा आप लोगों को समझ आ गया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये हम हटा दे रहे हैं। इस ग्राफ को हम बड़ा बड़ा फिर से समझा देते हैं क्योंकि उसी से अब काम होना है। देखो जिसको ग्राफ समझने में दिक्कत हुई वो एक बार फिर समझ लेता है। प्रेशर, वॉल्यूम, ये देखिएगा, ये क्या था पहला वाला, आइसोथर्मल
एक्सपेंशन, सही है। इधर की तरफ वॉल्यूम बढ़ा, P1 V1 से P2 V2, और इन जगह पे टेम्परेचर क्या था T1। यहाँ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, अचानक से बढ़ा लेकिन थोड़ा सा बढ़ा, बताया था ना। स्लोली आइसोथर्मल, इधर बेटा सडनली एडियाबेटिक, ये कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन, यहाँ टेम्परेचर T2। चलो अब इसी से हम लोग जो है वर्क निकालेंगे, सॉरी एफिशिएंसी निकालेंगे। टॉपिक डालो, देखो बेटा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन, कार्नोट के इस इंजन की अब हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी। आइए नजरें बोर्ड पर रखिए इसी बात पे। पहले फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देखना देखना देखना, वॉल्यूम V1 से बढ़ के कहां तक जा रहा है और टेम्परेचर क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है PdV, और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, V1 से लेके कहां तक जाएगा, और आप लोग को पता है कि P प्रेशर का फॉर्मूला nRT/V × dV, समझ आया। ये डेरिवेशन हम करवा चुके हैं ना, कहीं तो करवाया था, तो डेरिवेशन बताए कि डायरेक्ट लिखने, अरे वही है, nRT कॉमन ले लेंगे अब यहाँ से, वर्क nRT क्या ले लेंगे कॉमन, और dV के नीचे क्या आ जाएगा, और V1 से लेके V2 एक्सपेंड कर देंगे, सही है। तो dV/V का इंटीग्रेशन log V, V1 से लेके V2, और बेस में क्या छुपा है, तो वर्क का फॉर्मूला nRT, पहले V की जगह क्या लिखोगे V2 माइनस फिर V की जगह क्या लिखोगे V1, और बेस में क्या छुपा है E, तो वर्क विल बी nRT log V2 डिवाइडेड बाई V1, और बेस में क्या आया E। फॉर, अच्छा बेस E हटता है तो आगे क्या मल्टीप्लाई होता है, या यहां ना करो, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। फॉर 1 मोल ये वर्क कितना आ जाएगा RT log V2/V1, और बेस में क्या छुपा है, बेस E हटाना चाहो तो हटा लो, आगे 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही वर्क हीट के फॉर्म में होगा, तो ये Q1 आ गया। भाई ये जो वर्क किया है यहां से यहां तक जाने का, ये हीट एनर्जी की वजह से ही तो किया है, उसको उठा के इसके ऊपर रखा था, यहां से हीट आई थी तभी तो इसने क्या किया, वर्क किया, तो W को हमने Q1 के बराबर कर दिया यहां से। अब ध्यान दो इसके बाद, यहां तक समझ गए, इसके बाद देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन बता दिया मैंने। सिमिलरली बेटा देखिएगा, आइसोथर्मल अगर कंप्रेशन हो रहा हो, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो Q2 हीट आएगी, जब पिस्टन को उठा के रखा कहां पे था, सोर्स में, तो Q1 हीट, जब पिस्टन को उठा के सिंक में रखा था तो Q2 हीट वहां गई थी, तो वर्क Q2 के फॉर्म में होगा। फॉर्मूला देखिएगा, RT माइनस में एक्सपेंशन में क्या होता है प्लस, और कंप्रेशन में क्या होता है RT log, ये देखो बेटा बोर्ड पे देखिए इधर सब लोग, जब हम V1 से V2 गए तो फॉर्मूला बना log V2/V1, जब हम V3 से कहां जाएंगे V4, तो यहां क्या लिखोगे V4/V3 बेस में E, और जब ये माइनस यहां से हटा के पावर में ले जाओगे तो ये बन जाएगा RT log V3 डिवाइडेड बाई V4।
नहीं समझ में आया। तो Q1 का फॉर्मूला एक्सपेंशन के लिए RT log V2 by V1 और यहां जाने के लिए माइनस RT log V4 by V3, तो माइनस हटा के V3 by V4 कर दिया हमने इसको। कोई समस्या नहीं। ये दोनों तो हो गए, अब इन दोनों की बात करेंगे। देखना, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एंड कंप्रेशन देखो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और टेम्परेचर भी T2 से क्या हो रहा है, टेम्परेचर। अच्छा, क्या ये सडनली हो रहा है, मतलब एडियाबेटिकली हो रहा है? तो एडियाबेटिक के केस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन था? एडियाबेटिक के केस में टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन था? टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही था। अब देखना, एक्सपैंड, इधर वाले के लिए पहले काम कर रहे हैं। एक्सपेंशन के लिए प्रियांशु देखो, एक्सपेंशन के लिए T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 V3 की पावर गामा माइनस 1। नहीं समझ में आया? ये हो गया एक्सपेंशन के लिए। एंड इधर आ जाओ, इस पे टेम्परेचर कितना है? T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 और यहां टेम्परेचर क्या है? T2 V4 की पावर गामा माइनस 1। बोलो, ये बात समझ आई? एडियाबेटिक एक्सपेंशन यहां हो रहा है, तो T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा माइनस 1, और कंप्रेशन इधर हो रहा है, तो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V4 की पावर गामा माइनस 1। नहीं समझ में आया? इन दोनों को डिवाइड कर दो, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करो जरा। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो T1 कटा, T2 कट गया। एक मिनट, यहां Q1 में टेम्परेचर कितना था? T1, और Q2 में टेम्परेचर क्या होगा? T2। Q1 में टेम्परेचर T1, Q2 में टेम्परेचर T2। अच्छा, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करो जरा, बताओ। T1 कटेगा, T2 बचेगा V2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू V3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1। ये समझ आई? अच्छा, सबकी पावर क्या है? गामा माइनस 1, तो गामा माइनस 1 गया, तो बचा V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई V4। इसको भी रखे रहते हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जगह बची नहीं है। ये बना लिए थे ना तुम लोग, हटा नहीं है हम। देखो, आप लोग यहां से शुरू कीजिएगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर यहां आइएगा। अब देखो इधर, सुन लो रौनक, हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कराते हैं। सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो Q2 बाई Q1, Q2 डिवाइडेड बाई Q1, R से R कट जाएगा, बचेगा T2 बाई T1 log V3 बाई V4 अपॉन log V2 बाई V1। अच्छा, ये देखो V3 बाई V4 किसके बराबर प्रूफ कर चुके हैं? तो V3 बाई V4 अगर V2 बाई V1 के बराबर है तो ये भी क्या हो गया, मतलब Q2 बाई Q1 किसके बराबर आ गया? बोलो, आया समझ में? और एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी अभी निकाला था 1 माइनस Q2 अपॉन, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 कर नॉट के लिए। नहीं पढ़ते पढ़ा?